हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। दोस्तों, आज की क्लास में बीसीके का चैप्टर नंबर 4 वन शॉट में कंप्लीट कराया जाएगा, जिसका नाम गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ है। इस चैप्टर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझना पड़ता है। सरकार ने कुछ कानून बनाए हुए हैं, उन कानून को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही बिजनेस चलते हैं एक देश के अंदर। यह चैप्टर इस बात का सबूत है। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स कवर करे जाएंगे बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी ही है। इसका एक हिस्टोरिकल स्केच भी देखेंगे, तो मैं इसको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी की छोटी सी हिस्ट्री नाम से यहां पर वर्ड बता रहा हूं, बाकी अंदर पढ़ेंगे इसको। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी का पूरा स्पेक्टर बताया हुआ है। स्पेक्टर यार शब्द यूज किया हुआ यहां पर, इसका मतलब होता है कवरेज। गवर्नमेंट पॉलिसी की पूरी कवरेज, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताया इस चैप्टर में। मैं वर्ड यूज करके बता रहा हूं, बाकी अंदर डिटेल में बताऊंगा। फिर कुछ इकोनॉमिक चेंजेस हैं, ट्रांसमिशन है, बिजनेस कंड्यूसिवनेस है, तो छोटी मोटी चीजें यहां पर लिख रहा हूं, बाकी सारा मटेरियल अंदर आपको देखने को मिलेगा। भाई, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक कहानी आईसीआई के मटेरियल में दी हुई है कि एक बंदा है जिसका नाम रमन है, रोहन है, कुछ भी मान लो। ये प्रोफेशन से इंजीनियर है और इसने हाल ही में एक एप्लीकेशन यानी ऐप डेवलप की है जो मोबाइल फोन के अंदर चलती है, और ये ऐप को लॉन्च करना चाहता है। उसमें जो भी चीज वो दिखाना चाहता हो तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसको हमारे देश के कानून के बारे में नहीं पता, इसको फाइनेंस के बारे में नहीं पता, इसको टैक्स के बारे में नहीं पता, यानी इसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है। तो कहा जाएगा ये अपना बिजनेस अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, अच्छे से क्या ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर दूसरी साइड पे अली, जो कि सीए है। अब उसको पेटेंट राइट्स के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का ज्ञान है, टैक्स की उसको अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि ऐप कैसे बनती है। तो ऐसा बोला जाएगा, अगर उस ऐप के बिजनेस को आगे प्रोसीड करना है, बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और सीए को भी टेक्नोलॉजिकल ज्ञान नहीं है, तो भाई उसका साथ देना पड़ेगा। तो दोनों मिलके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिजनेस का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना या फिर उसको बेचने का मतलब नहीं है। उसके साथ साथ जब बिजनेस चलता है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें टैक्सेशन, कहीं कोई कानून वायलेट ना हो जाए, इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अब इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। एग्जाम्पल यह दिया हुआ है, बांग्लादेश के अंदर उसकी सरकार ने अलाउ किया हुआ है कि सेकेंड हैंड कार विदेशों से इंपोर्ट कराई जा सकती है, मतलब फॉरेन कंट्री से सेकेंड हैंड कार बांग्लादेश के अंदर इंपोर्ट कराई जा सकती है। तो बहुत सारी कंपनीज जिनके पास कार पुरानी हो जाती है, जो नहीं बिकती, ऐसा होना मुश्किल है वैसे, लेकिन नहीं बिकती, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो अपनी पुरानी कार वापस खरीद लेती हैं, तो खरीद के उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह नए लगा के या फिर कुछ भी उसको मॉडिफाई करके या फिर कुछ नई चकाचक सी बना के वो बांग्लादेश में ले जाकर बेच देती है। तो मतलब ये तो है कि कंपनीज को भी फायदा हो रहा है कि हाँ भाई, उनका माल स्क्रैप में नहीं जा रहा, कूड़े कबाड़े में नहीं जा रहा, किसी कंट्री में बिक रहा है। ये बांग्लादेश की पॉलिसी है, तो वहां पर सेकेंड हैंड कार बेच सकती है। अब मतलब बेच सकते हैं, तो बेच तो हर एक कंट्री में बेच सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में सेकेंड हैंड कार विदेशों से इंपोर्ट कराई जा सकती है। अब इंडिया की बात कर लो, इंडिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि कोई दूसरे देश की कंट्री सेकेंड हैंड कार इंडिया में लेकर आए, यानी हम यहां बैठे बैठे विदेश की किसी कंपनी की सेकेंड हैंड कार अपने देश में इंपोर्ट नहीं करा सकते। भाई, अलग देश की अलग पॉलिसी, तो अलग पॉलिसी के तहत कानून चलते हैं। अब फिर ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे टोयोटा कार बनाने की कंपनी है, तो टोयोटा इंडिया में है लेकिन सेकेंड हैंड कार लेकर नहीं आती, यहीं पर कार बनाती है, और यहां के पुराने बंदों ने कार यूज करके वापस टोयोटा को बेच दी, तो टोयोटा के पास सेकेंड हैंड कार हो जाती है। तो टोयोटा वही सेकेंड हैंड कार अपने देश में वापस बेच सकता है, लेकिन विदेशों से नहीं मंगा सकता पुरानी कार कोई। दूसरा, इंडिया का एक कानून हो रहा है, वो सेकेंड हैंड कार तो छोड़ो, विदेशों से किसी कंपनी को डायरेक्ट प्योर रूप में इंडिया में आने भी नहीं देता। कहता है अगर किसी कार बनाने वाली कंपनी को इंडिया में आना पड़ेगा तो इंडिया तो होली सब्सिडियरी होकर आना पड़ेगा, या किसी कंपनी के साथ उसको लिंक बनाना पड़ेगा, इंडियन कंपनी के साथ उसको मिलकर चलना पड़ेगा। जैसे कि सुजुकी आई तो मारुति के साथ, है ना, हुंडई भी किसके साथ आई है, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि नाम के साथ में लिखा नहीं है। अच्छा, टोयोटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके बुक में मेंशन है कि टोयोटा आई है इंडिया की किर्लोस्कर कंपनी के साथ।
चाहे वो इंडियन कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के कानून उनको फॉलो करने ही पड़ रहे हैं। अब किसी कंपनी की अपनी पॉलिसी भी हो सकती है, लेकिन उस कंपनी की अपनी पॉलिसी वर्ल्ड की हर एक कंट्री में काम करेगी ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड की सभी कंट्री में कानून अलग तरीके के हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल दिया आपकी बुक के अंदर, उसमें बोला कि भाई एक कंपनी है और उसके अंदर लिखा है कि हम हर एक जेंडर को इक्वल ट्रीट करते हैं, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो, हम सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। अब भाई ठीक है, सबकी इज्जत करते हैं, और मैं इसका नाम बताऊं, इस कंपनी का नाम टोयोटा था, जो बीच में किर्लोस्कर के साथ आ गई। अब एक वोल्वो नाम की कंपनी है जो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां बनाती है, बस भी आपने देखी होगी, लग्जरी कार भी बनाती है, वोल्वो वोल्वो, ठीक है। और ये कंपनी बोलती है कि हमारा ये मानना है कि हम हर एक बंदे को इक्वल ट्रीट करेंगे। अब ये इक्वल ट्रीट करना ठीक है, इंडिया में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक देश में हर एक जेंडर को इक्वल नहीं माना गया। अब ये पाकिस्तान में जाके बोल दे मेल फीमेल आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये कंपनी की लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हर कंट्री में सेम कानून नहीं है, तो कंपनी को अगर किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट करना है तो वहां के कानून को फॉलो करना पड़ता है, वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। इस चैप्टर में यह बात बताई गई है। और दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि कानून फॉलो करना, उसके लिए साइने को होता है, साइने को का मतलब होता है नेसेसरी। यहां पर एक वर्ड यूज किया, साइन को नॉन बोल दो, और इसके आगे क्या लिखा है, नॉन लिखा है, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे पता लगेगा कि आप इसको कंप्लीट कर रहे हो। ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। नेसेसरी यानी मैंडेटरी होता है, एसेंशियल होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना, उसके लिए, ठीक है। तो सरकारी पॉलिसीज हमारे देश में भी बनाई जाती है। इसका हिस्टोरिकल स्केच पुराने जमाने से लेके आज तक की गवर्नमेंट पॉलिसीज का जिक्र किया हुआ है। जिक्र करते करते चैप्टर आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन से छोटा मोटा क्वेश्चन बनने के चांस है, नहीं तो एमसीक्यू बनने के चांस बेसिकली जब हिस्ट्री से शुरुआत होती है वहां से, और अब जो चल रहे हैं या फिर इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं वहां से बनने के ज्यादा चांसेस है। तो अब आपके सामने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया हिस्टोरिकल स्केच एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब यह है कि पुराने जमाने में हिस्ट्री अगर बात करें, एंशिएंट इंडिया में भी कुछ पॉलिसीज होती थी जो बिजनेसेस को फॉलो करनी पड़ती थी। कौन सी पॉलिसीज? भाई जिस इलाके का राजा है उस राजा ने अपनी कुछ पॉलिसी बनाई है, तो जो राजा की पॉलिसी है वो हर एक उस बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है जो उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम के यहां पर जिक्र किया हुआ है। कुछ चाणक्य की पॉलिसी के बात किया हुआ है, चाणक्य के बारे में बात बताऊं तो उन्होंने यहां पर एक जिक्र किया है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, चाणक्य। और आपको पता है ना, चाणक्य बैच में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। वहां पर भी इनकी अपनी डिफरेंट पॉलिसीज होती थी अलग अलग राजा की, जो उनको फॉलो करनी पड़ती थी, और उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो बिजनेस वहां पर ऑपरेट नहीं हो सकता था। ये एग्जांपल दिए गए हैं कि हाँ भाई वहां से उन गवर्नमेंट का मतलब जो ऐसा सिस्टम जो इकोनॉमी को रन कर रहा है ना। तो वहां पर राजतंत्र था, राजाओं का सिस्टम था। फिर धीरे धीरे सरकारें आई। सरकारें किस रूप में आई? पहले तो अंग्रेज आए हमारे देश में, ब्रिटिश रूल आया, तो भाई ब्रिटिश रूल के अंदर भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई। अब पॉलिसीज के इतने सारे एग्जांपल क्या दिए जाए, यहां पर आपको मेन बात बताता हूं। यहां पर अंग्रेजों ने हमारे साथ सिस्टम बना रखे थे, जमींदारी सिस्टम था उनका, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम, लगान, ये तो जमींदारी का नाम लिखा है मैंने आपको, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम भी था, रियायतवाड़ी सिस्टम भी था। तो ब्रिटिशर्स ने भी बहुत सारे कानून बनाए थे, जो कानून अगर हमें यहां पर बिजनेस ऑपरेट करना है तो दोस्तों वो फॉलो करने ही होंगे हर हाल के अंदर, ठीक है। और इसके मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि अंग्रेजों ने, आज भी उनके बहुत सारे कानून जिंदा हैं बोले तो। और फिर आजादी के बाद का जिक्र किया हुआ कि आजादी के बाद हमने अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी। कौन सी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी भाई? 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश की थी, 1951 में पहला प्लान बनाया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग बनाया, और 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई वो 1956 में रिपीट की हमने, मतलब अपडेट किया, रिपीट नहीं की। इस वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बोलते हैं।
यानी हमने भी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है और हम भी बोलते हैं कि कोई भी अपनी इंडस्ट्री खोलेगा, कोई भी काम करेगा तो उसको ये वाली पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, जो इसमें कानून लिखे हुए उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब मेजर चेंज आया इंडिया में 1991 में, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में, यहां पर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में बहुत कुछ है, और ग्लोबलाइजेशन, ये नई नई पॉलिसीज बनाई है। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि भाई अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाएगी, कुछ चीजें डीरेगुलेट करके, यानी जो पहले कुछ काम कर रही थी बोलती है प्राइवेट सेक्टर तेरे को भी अलाउड है, तू भी ये काम कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट कहती है जो मैंने काम खोला हुआ उसमें तू अपनी हिस्सेदारी ले ले, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच देती है थोड़ी बहुत डिसइन्वेस्टमेंट करके। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अब सरकार प्राइवेट सेक्टर के लोगों को छूट देना चाहती है। पहले हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था 1956 की पॉलिसी में, 1991 में बोल दिया अब हर काम के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 ऐसे काम है जिनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, हजार्डियस केमिकल्स हो सकते हैं, आर्म्स वाले बम, गन, पिस्टल, ऐसी चीजें हो सकती है। और जो बची है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, ये भी पता लगे कि आपने पढ़ने की कोशिश की है। हाँ, तो बात हो रही है लाइसेंस किन किस चीज़ों के लिए लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, और बात हो जाए ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन एक लिंक है जो एक देश और फॉरेन कंट्री के बीच में बनता है। जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो ये दो देश आपस में सामान खरीदने और बेचने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग जाता है, एक दूसरे देश की कंपनी एक दूसरे देश में अपना बिजनेस ऑपरेट करने लग जाती है। तो ये कुछ लाइन दी हुई है, मतलब एक सीक्वेंस टाइप में समझाने की कोशिश की हुई है कि भाई एंशिएंट इंडिया में जब बिजनेस चलता था, ब्रिटिश रूल में भी बिजनेस चले और आजादी के बाद भी अब बिजनेस चले हैं। पॉलिसी पहले भी होती थी, अच्छा पॉलिसी पहले भी होती थी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया है, और यहां पर कुछ है ना यूनिवर्सिटी के नाम बताए यार, आप सुन लो बस। तक्षशिला, तक्षशिला है एक्चुअली नाम, तक्षशिला, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैशाली, बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम की यूनिवर्सिटीज हैं। नालंदा, भाई नालंदा और वैशाली तो बिहार में यूनिवर्सिटीज हैं। तक्षशिला, इसको टैक्सिला के नाम से गूगल पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, TAXILA। ये यूनिवर्सिटी अब रावलपिंडी पाकिस्तान में है, मतलब पहले थी इंडिया का हिस्सा, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आपको गिवन है। और फिर ये बता दिया कि ब्रिटिश रूल के अंदर भी बहुत सारे कानून को फॉलो किया गया। भाई उस टाइम भी कानून बनाए जाते थे, कोई भी बिजनेस ऑपरेट करना हो तो हमें वो कानून फॉलो करने पड़ते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और भाई फिर आजादी के बाद से जब हम अपने देश की बात करें तो सिंस इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद भी हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो भाई ये सारी बातें बताते हुए चैप्टर की स्टार्टिंग की हुई है, और इस जो आपके सामने लिखा हुआ ना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है, एक MCQ यहां से भी बनता है भाई। तो इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज के आपको कंटेंट पढ़ने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जो टॉपिक्स आएंगे वहां से MCQ धड़ाधड़ बनने के चांस होते हैं, तो अब कोई भी टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पॉलिसी की कवरेज बताऊंगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे कवर कर रही है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज को, या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी बोलना ज्यादा सही रहेगा। यहां पर टॉपिक आपके पास स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये स्पेक्टर का मतलब होता है कवरेज, तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की कवरेज की जाए तो एक मैक्रो लेवल पे अलग होती है, और फिर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक लेवल भी होते हैं, इंडस्ट्री के कहा जाएगा उसको, या फिर हम कह सकते हैं सेक्टोरल मैनेजमेंट कह सकते हैं, इंडस्ट्री कहना सही नहीं है यहां पर, ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे यानी इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे अपने पास जो दो पॉलिसी बनाई जाती है, एक तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी पे काम करती है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और टैक्स को बदलाव करने की कोशिश करती है। टैक्स का मतलब वो सोर्स है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, तो रेवेन्यू भी बोल सकते हो यहां पर मेनली जो वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली
एक देश का सेंट्रल बैंक बनाता है और ये हमारे देश में आरबीआई है। ये यहां पर मनी सप्लाई को, एमएस लिख रहा हूं, इंक्रीज भी करता है और मनी सप्लाई को डिक्रीज भी करता है। तो अगर कोई पूछे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स को चेंज किया जाता है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। जब जब ये चेंज करती है सरकार तब तब फिस्कल पॉलिसी बता रहे हैं कि बदलती रहती है। और मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू चेंज इन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। बेसिकली आप बोलो कि हर 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट होती रहती है, नॉर्मली सेंट्रल बैंक ही बनाता है और इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई है। फिर दोस्तों एक तो मैक्रो लेवल का सेगमेंट बताया, मतलब मैक्रो लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको। फिर दूसरा सेक्टोरल मैनेजमेंट बोल लो। अब ये चीज यहां से ना क्वेश्चन बनने के चांस होते ही हैं। सेक्टरल मैनेजमेंट वो ऊपर थी, मैक्रो मैनेजमेंट कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? सेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3 लेवल पे बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल पॉलिसी अलग ही लेवल की होगी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी का इससे और इससे लेना देना अलग रखा गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का लेना देना इनसे अलग रखा गया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी है। फिर फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोल लो, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं छोटा सा ही लिख रहा हूं इसको, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब क्या कहना चाहता हूं मैं इसके थ्रू, आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो सरकार इकोनॉमी एज अ होल फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है। फिस्कल पॉलिसी एक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, और मॉनेटरी पॉलिसी पे पूरा पूरा अधिकार सेंट्रल बैंक का है। फिर इसके अलावा अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है जिसको सेक्टरल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर बात करूं तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 1961 में बनाई गई थी। अब भाई वो ना तो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है ना मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। यहां से क्वेश्चन आता है कि कोई आपको एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में भी बनाई गई इंडिया में, 1956 में भी बनाई गई, 1981 में भी बनाई गई, अलग अलग लेवल पे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत बार अपडेट हुई है, 1991 में भी अपडेट हुई है, उसके बाद भी अपडेट हुई है, ठीक है। तो स्पेशल इन सेक्टर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो दिस इज सेक्टोरल पॉलिसी। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू या फिर टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, यानी डिफरेंट स्पेक्टर है, ये कवरेज है ओवरऑल, इतनी पॉलिसी सरकार बनाती है भाई, ये मान लो आप। इसके आगे बोला है मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स और बिजनेस कंड्यूसिवनेस के बारे में आपको पढ़ना है। कंड्यूसिवनेस का मतलब यहां पर समझो कि हेल्पिंग एलिमेंट्स, कि बिजनेस को ग्रो करने में जो चीजें हेल्प करती है उसको बोलते हैं कंड्यूसिवनेस। आप इसको बोल सकते हैं थिंग्स विच हेल्प टू ग्रो द बिजनेस, हेल्प टू ग्रो। अब यहां पर एक एमसीक्यू बनने के चांस रहते हैं। 5 चीजें डिस्कस की हुई हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भाई। अब यहां पर लिख के इसलिए बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, और तुम्हारे लिए एक्सचेंज रेट बोल दूं इसको मैं, एक्सचेंज रेट बोल सकते हो या फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल सकते हो। यहां पर मतलब इन सब का इंपैक्ट हमें डिस्कस करना है कि क्या चीज सही रहेगी एक इकोनॉमी के लिए बढ़िया लेवल पे ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। और फिर टैक्स 5वें नंबर पे, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, मतलब सीक्वेंस वाइज लिखे होने जरूरी है ही नहीं ऑब्वियसली। कहते हैं जीडीपी की इनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ये तो एलिमेंट्स है ना। तो एक देश में जीडीपी हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, राइजिंग पैटर्न पे ठीक रहेगा। जीडीपी बढ़ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन ना तो बहुत कम होनी चाहिए, जब बहुत कम होगा मतलब प्राइस गिर रहे होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब वैसे तो महंगाई होता है, जब प्राइस गिर रहे होते हैं उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। वो बुरी सिचुएशन होती है, सेलर्स का सामान नहीं बिक रहा होता। कैसे नहीं बिक रहा होता? तुम तो कहोगे प्राइस बहुत सस्ते है, सबका सामान बिक रहा है। मेरा कहने का मतलब किसी और तरीके से था, जब प्राइस बहुत कम हो जाता है ना तो सेलर को प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते, ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है। ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है तो फिर वो लोगों को नौकरी से निकालते हैं। इस सिचुएशन को रिसेशन बोलने लगते हैं। लोगों को नौकरी से निकालते हैं, फिर लोगों के पास पैसे कम बचते हैं, फिर वो खुद नहीं खरीदते बिजनेस का सामान, फिर वो उसको बेचने के लिए और प्राइस कम करते हैं। ये चलता ही रहता है, प्राइस कम नौकरी जाएगी, प्राइस कम नौकरी जाएगी। बड़ी बुरी सिचुएशन हो जाती है प्राइस का कम होना। अब प्राइसेस धड़ाधड़ बढ़ते रहे वो भी बुरी बात है। तो इन्फ्लेशन एक मॉडरेट टर्म्स में रहनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो इन्फ्लेशन के लिए मॉडरेट लेवल बोलते हैं, तरक्की की निशानी होती है। हाँ, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ने चाहिए, जब प्राइस बढ़ेंगे तो सेलर को प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इतने ना बढ़ जाए कि जो खरीदने वाले हो वो बिल्कुल खतरे में आ जाए, ठीक है। मॉडरेट लेवल बोलते हैं इसका। इंटरेस्ट रेट जितना लो हो उतना बढ़िया है, कम
इंटरेस्ट पे किसी को लोन मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी, ग्रो भी हो सकती है, होगी ऑब्वियसली। एक्सचेंज रेट मतलब कितने रुपए का एक डॉलर आता है या कितने रुपए की एक फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी को बदलने का रेट है। 80 रुपए का एक डॉलर है तो 80:1 फॉरेन एक्सचेंज रेट है डॉलर और रुपीस का। वैसे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैत कंट्री का दिनार है, लगभग 250 रुपीज का एक है। डॉलर नहीं आता, मतलब बहुत एक्सपेंसिव करेंसी में नहीं आता, आता होगा 8-9 नंबर के आसपास, ठीक है। इससे भी एक्सपेंसिव करेंसी बहुत है, यूरो है, पाउंड है, जॉर्डन का करेंसी है, और 2-3-5 कंट्री और होंगी। खैर ये टॉपिक नहीं है आपका। आपका टॉपिक है एक्सचेंज रेट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, इट शुड बी मॉडरेट। ये बार बार फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए एक्सचेंज रेट भी। तुम कहोगे नहीं नहीं सर बहुत डॉलर एकदम से सस्ता हो जाए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। अरे एकदम से डॉलर अगर सस्ता हो जाए, 80 रुपए का डॉलर अगर 8 रुपए का हो जाए, लग रहा होगा बहुत बढ़िया है, यहां पर नुकसान भी है। 80 रुपए का डॉलर अगर 8 रुपए का हो गया तो नुकसान किस तरीके से, फॉरेन कंट्री से हम बहुत सारा सामान मंगाने लग जाएंगे, इंपोर्ट, उनके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी हमारी, इंपोर्ट बढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। जो जरूरी सामान है उसको मंगाओ, इंपोर्ट बढ़ाओगे, 80 से 8 का तो गलत बोल दिया, 80 से 78 बोल देते, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा कम होना गलत बात है, मतलब 2 रुपए ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम उनसे इंपोर्ट कराएंगे तो इंपोर्ट कराने के लिए हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, तो हमारा फॉरेन स्टॉक कम होगा करेंसी का, इसलिए रेट बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, और एकदम से बहुत बढ़ना नहीं चाहिए। बहुत बढ़ जाएगा तो हम अपनी जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पाएंगे उनसे। अब एक्सपोर्ट के टर्म्स में ले लो, बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो हमारी गुड्स उनको बहुत ज्यादा सस्ती लगने लगेंगी, बहुत ज्यादा गिरना भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा रेट तो हमारी गुड्स वो खरीदेंगे नहीं, एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी इन मॉडरेट रेंज, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर नीचे होना चाहिए। मॉडरेट हाई बोल सकते हो, मॉडरेट हाई यू कैन सी इट। टैक्स जितना कम होगा भाई बिजनेस के लिए उतना ही बढ़िया होता है, इट इज बेटर एंड बेस्ट टू बी लो एज मच एज कैन। अगला टॉपिक दोस्तों, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड, यहां पर दिया हुआ है इंपैक्ट, ट्रांसमिशन प्रोसेस दिया हुआ है पॉलिसी फॉर्मेशन, और इसके इंपैक्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के 5 स्टेप दिए हुए हैं। पहला, पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सोचो कि उसके टॉपिक के बारे में बात हो रही है, पॉलिसी टॉपिक क्या है, फिर यहां पर उसके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ बेसिकली हिंदी में बोलते हैं, फिर उसका कंटेंट, टॉपिक का इलैबोरेशन मतलब डिटेल क्या है उसकी, फिर कौन सी इंस्टीट्यूट इसको बनाएगी। अगर मान लो मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, यहां आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए सीआरआर, एसएलआर वगैरह बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहां आ गया, कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगा, ठीक है। अब उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, अगेन यहां पर तो कंटेंट लिखा हुआ था, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सीआरआर, एसएलआर वगैरह गिनवाए हैं वो इसके इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी है, फिस्कल पॉलिसी, उसका इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और फिर ये मार्केट में जाएगी 5वें नंबर पे, या मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसमें आपस में रोल प्ले करेंगे अपना। नॉट इंपॉर्टेंट, ये सीरियल वाइज है। हाँ, मुश्किल क्वेश्चन आया तो यहां से आ सकता है, अभी तक बना नहीं है क्वेश्चन। आपको कोई भी 3 स्टेप या 4 स्टेप के नाम बोलेगा कौन सा है कौन सा नहीं है ऑप्शन में, लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट है, ये बाय डायरेक्शनल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसीज बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, आगे तक जाती है, कोई गड़बड़ी है, फीडबैक आती है तो उसको करेक्ट करती है। तो यहां पर दोनों बनाएगी, इनके लिए इनकी फीडबैक आएगी, फिर इंप्रूव करेगी। तो 2 साइड है, यहां पर 2 साइड है, तो मतलब बाय डायरेक्शनल है। बाय का मतलब 2 होता है, यूनि का मतलब 1 होता है, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल 1 साइडेड, बाय डायरेक्शनल मतलब 2 साइडेड, बाय डायरेक्शनल बोल दिया इसको, चलो ठीक है जी। अगले नंबर पे, दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंडस्ट्री रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे प्रोटेक्टिव पॉलिसी, सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज बना देती है जिससे वो बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बचाना चाहती है, जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को वो फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहती है। ऐसा कैसे हुआ, आजादी से लेके लगभग 3 डिकेड्स तक गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आना ही नहीं चाहिए, लगभग 30-40 सालों तक। 1990 से पहले बोल लो, प्रायर टू 1991 बोल लो, एग्जैक्ट वर्ड क्या रहेगा, प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही थी, नहीं आने दे रही थी किसी दूसरे देश की कंट्री को, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी इंडियन इंडस्ट्रीज को, ठीक है। एक हो सकती है गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट दूसरों को मना करे कि जो हम काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शन दे। आजादी के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज बनाई, अब बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज ऐसी बनाई
जिसको कोई और नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही इनका प्रोडक्शन करेगी। अब आईसीआई के सिलेबस में इसको 18 लिखा हुआ है, ठीक है, वो 18 ठीक नहीं लिखा हुआ, 17 ही है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो दिस इज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एंड रेगुलेटिव पॉलिसीज। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगी जहां पर कोई रेगुलेटर होगा जो कंट्रोल करेगा, कोई अगर वहां पर गलत करता है तो रेगुलेटर होगा, वो फाइन इंपोज करेगा, पेनल्टी लगाएगा, सजा देगा। तो इसके एग्जांपल में कर दो तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और टेलीकॉम सेक्टर के लिए ट्राई है, ठीक है। तो बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है, कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई हुई है। सो दीज आर बेसिक रेगुलेटरी या रेगुलेटिव अथॉरिटीज विच मेक्स रेगुलेटिव पॉलिसीज, या गवर्नमेंट मेक्स रेगुलेटिव पॉलिसीज, एंड ये उसका पार्टिसिपेंट बनती है। और चौथे नंबर पे कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है, फैसिलिटेटिव होती है, आसान काम करना चाहती है, डेवलपमेंटल पॉलिसी होती है। जैसे कि अगर बात कहूं नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ने कमीशन बनाई है, वो स्किल डेवलप करने के लिए स्कूल के सिलेबस को या कॉलेज के सिलेबस को इस तरीके से इंप्रूव कर रही है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते नौकरी भी ले लें। इस तरीके की पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की। कोई भी पॉलिसी है उनके अंदर ये 4 बातें हो सकती है, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव इंपैक्ट है, तो कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज द इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। दोस्तों देखो, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो बेसिकली यहां पर हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया था। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन यहां पर डोमिनेंस गवर्नमेंट सेक्टर की थी हमारे यहां पर, ठीक है। धीरे धीरे हमने पॉलिसी में ट्रांसफॉर्मेशन किए और मेजर चेंज 1991 में आया हमारे यहां पर, और इसको बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट थे, एक लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी भी बोलते थे इसको। जुलाई के महीने में लॉन्च की गई थी ये 1991 में, ध्यान रखना। तो एलपीजी पॉलिसी, अब इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस में आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। आप बोलोगे हमने तो पहले पढ़ रखा है, तो थोड़ा और देख लो इस चीज को। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? टू ओपन अप। टीचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बहुत स्ट्रिक्ट, एक होता है बहुत मतलब फ्रेंड टाइप, जो बातें बहुत अच्छी अच्छी करता है। नहीं, लिबरल टाइप होता है, ज्यादा खुशी देने वाला होता है, धमकाता नहीं है, डराता नहीं है, मारता नहीं है, पीटता नहीं है, सख्त नहीं होता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर सख्त है तो वो लिबरल नहीं है। अगर बिजनेस को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट छूट दे रही है, जाओ अपना बिजनेस खोल लो, तो ये लिबरल हो रही है गवर्नमेंट। क्या होता था 91 से पहले, कोई भी बिजनेस खोलो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लाइसेंस परमिट राज चल रहा था पहले। 91 में बहुत सारे बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, अब हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो दिस इज लिबरलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली, अगर बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आए और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ना, फॉरेन कंट्री की कंपनीज को अपने देश में आने देना और अपने देश की कंपनी को फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर देना, जाने देना। एक एक करके देखते हैं। लिबरलाइजेशन की बात करेंगे भाई। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गिविंग रिलैक्सेशन या फिर थोड़ी सी फ्रीडम टू बिजनेस एक्टिविटीज। अब हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली अगर आपको बात बताऊं तो लाइसेंस लेने के लिए सिगरेट्स का कोई काम करेगा, टोबैको का, तो सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है यार, हु केयर्स, डबल जी आता होगा क्या। दूसरा, अल्कोहल बेवरेजेस या अल्कोहलिक प्रोडक्ट कोई बनाएगा, उसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। एरोस्पेस प्रोडक्ट कोई बनाएगा, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव यानी माचिस की तिल्ली में जो बारूद लगा होता है उसकी भी बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव कोई बनाएगा तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कोई अगर डिफेंस आर्म्स एंड एमुनिशन या एटॉमिक एनर्जी जैसी चीजों में घुस रहा है, मैं एटॉमिक एनर्जी नहीं, आर्म्स एंड एमुनिशन बोल दिया, आर्म्स एंड एमुनिशन, डिफेंस भी इसमें कर सकते हो। एक गन, पिस्टल, बम वगैरह बनाएगा तो इन 5 के लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं। और इसके अलावा कोई और दूसरा काम करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हवाई जहाज उड़ाओगे तो एरोस्पेस में लेना ही पड़ेगा आपको, बहुत क्रिटिकल चीज है,
ठीक है, तो अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, पहले हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने ओपन अप कर दिया इकोनॉमी को, बहुत बढ़िया लेवल पे ओपन अप किया है। ठीक है, और यहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं इसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर। अगर रिफॉर्म्स की बात आए तो इंडस्ट्रीज को बहुत फायदे हुए हैं, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए। ठीक है, रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किए। आपको बताऊं तो 1991 से पहले कोई प्राइवेट बैंक नहीं होता था हमारे देश में। बिजनेस इतना इजी कर दिया कि 1994 के अंदर पहला प्राइवेट बैंक आया जिसको एचडीएफसी बैंक बोला गया। आईसीआईसीआई बैंक भी 1994 में आया था और एक्सिस बैंक भी 1994 में आया था। हालांकि सबसे पहले बैंक का लाइसेंस एक्सिस बैंक को मिला था 93 में, लेकिन फंक्शनिंग सबसे पहले एचडीएफसी ने शुरू की थी। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर नंबर 3 में भी ये डिटेल है। ठीक है जी, बैंकिंग सेक्टर तब आए। तुम पूछोगे इससे पहले क्या सरकारी बैंक होते थे सारे? हाँ, सारे बैंक सरकारी थे। 1969 में गवर्नमेंट ने लगभग 14 बैंक को सरकारी बना दिया था, थे भी प्राइवेट। और उसके बाद 1980s में 79 में के आसपास 6 बैंकों को और बना दिया था, तो कंप्लीट सारे बैंक सरकारी हो गए थे। लेकिन फिर 91 में सबको बोल दिया कि हाँ भाई अब प्राइवेट बैंक में इंडिया में खोल सकते हो, तो इनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया। बैंकों को खोलने का काम या लाइसेंस देने का काम आरबीआई के पास है इंडिया में। ठीक है जी, लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है। यहां पर 4 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं जो दिए हुए हैं। पहला डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है काम सौंपना किसी को, अपना काम सौंपना किसी को। जब गवर्नमेंट अपना काम किसी को सौंपती है तो किसी को क्या मतलब प्राइवेट सेक्टर को सौंपती है। अब क्या है, जहां मैं रह रहा हूं वहां पर टाटा पावर बिजली सप्लाई कर रही है, लेकिन बिजली बनाने का काम तो सरकार के पास है ना। सरकार ने अपना छोटा सा काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को भी तो बोल रही है तुम एजुकेशन आगे प्रोवाइड करो, खोलने के लिए अलाउ कर रही है ना। तो जब गवर्नमेंट अपना काम किसी और को सौंपती है तो दिस इज डेलीगेशन। ठीक है, थोड़े से रूल भी उनके ऊपर लगाती है कि वो अपनी मनमौजी ना कर पाए। एक होता है डाइवेस्टमेंट, और इसके बाद बताऊंगा आपको डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों ही सुन लो एक साथ ही, डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट। देखो मान लो एक कंपनी है जिसमें 100 रुपए की ओनरशिप है गवर्नमेंट की, और कंपनी के पास ही पैसे टोटल 100 रुपए है, 100% गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बेच दिया इस बंदे को एक्स को 49%। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का हिस्सा किसी और को बेचती है उसको कभी कभी डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कभी कभी डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। कैसे? अगर गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक बेच दी, यानी मोर देन 51% या मोर देन अप टू 50% या 51% या उससे ज्यादा, तो उसको डाइवेस्टमेंट बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट ने उसको 49% तक सेल किया है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। यानी जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, अपनी कंपनी का हिस्सा किसी प्राइवेट बंदे को बेच देती है, जैसे एलआईसी का रिसेंट आईपीओ आया था, गवर्नमेंट ने उसके हिस्सेदारी बेची, तो पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची, तो गवर्नमेंट ने वो कंपनी का मेजर स्टेक अपने पास रखा है, छोटा स्टेक किसी को बेच दिया, तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन छोटा स्टेक अपने पास रखे मेजर स्टेक बेच दे किसी को, तो दिस इज डाइवेस्टमेंट। ठीक है, और 4 वर्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपना काम खत्म करके किसी और को ही दे दे, नहीं कर रहे हम, तुम कर लो। जैसे गवर्नमेंट ने बीएसएनएल शुरू किया, ठीक है, एमटीएनएल शुरू किया टेलीकॉम सेक्टर में, इनको खत्म कर दिया, कहानी खत्म भाई, कर लो जिसको करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आई थिंक 95 के अंदर, 1995 के अंदर एयरटेल को अलाउ कर दिया था, जाओ सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस ले लो, टेलीकॉम का काम शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज का यहां पर एग्जांपल लिया जा सकता है। तो भाई प्राइवेटाइजेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की बात करने। भाई जो जो यहां लिखा है ना, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर पेन का कलर मैं नीला करूंगा। ठीक है जी, यहां लिखा है इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, IFDI। उसके बाद एक OFDI भी होता है, पढ़ाऊंगा बाद में, इसके बारे में समझो। जब विदेश से कोई बंदा हमारे देश में कंपनी खोले या कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले ले या यहां पर कोई अपनी कंपनी की ब्रांच खोले, तो पैसा लगा रहा है ना वो, इसको बोलते हैं FDI। तो हमारे देश के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है इन्वेस्ट करने के लिए, कर ले भाई। काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि भाई 100% तू मालिक बन सकता है। काफी सारे ऐसे जिसमें 51% है, काफी सारे ऐसे जिसमें 51% से कम है, काफी सारे ऐसे थे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर जिसमें 26% है। अब किसी की लिस्ट नहीं जाननी आपको, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है FDI का सिस्टम इंडिया में। अब कोई भी इंडिया में पैसा लगाएगा तो पैसा लगाने के 2 रूट है हमारे पास, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है।
पहला गवर्नमेंट रूट, दूसरा ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो उस काम धंधे में पैसा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट रूट मतलब यहां पर गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है अगर तुझे पैसा लगाना है तो। अब मेरा काम धंधा है, मैंने एक दुकान खोली है, मेरा रिश्तेदार कोई जानकार अमेरिका में रहता है, उसने पैसा लगाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत थी नहीं, तो हो गया काम। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री के अंदर पार्टनरशिप लगाएगा, इंश्योरेंस कंपनी में पार्टनरशिप करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है उसको, तो गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, सरकारी रास्ता और एक ऑटोमेटिक, जहां पर बड़ी बात नहीं होती। फिर आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बना रखी हैं जिसके अंदर कोई बाहर का बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एफडीआई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटेगरीज में बनाए हुए हैं, ध्यान रखना। तो इंडिया की एटॉमिक एनर्जी में कोई बाहर का बंदा यानी एफडीआई नहीं हो सकती, लॉटरी बिजनेस में नहीं हो सकती, गैम्बलिंग और बैटिंग सट्टेबाजी में नहीं हो सकती, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बिजनेस चिट फंड में नहीं हो सकती, निधि कंपनी में नहीं हो सकती, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में नहीं हो सकती। हाँ, इसके अलावा रियल एस्टेट और हाउसिंग में नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट वाला दूसरा मैटर बनता है। एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती, लेकिन एक्सक्लूडिंग यहां वर्ड लिखा है, एग्रीकल्चर में अगर तुम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हो, फ्लोरिकल्चर की, सीड्स डेवलपमेंट बोल दो, या एनिमल हस्बेंड्री, या पेसिकल्चर, वेजिटेबल्स जैसे कि मशरूम वगैरह, या प्लांटेशन में चाय को छोड़ के, चाय में नहीं हो सकती इन्वेस्टमेंट एफडीआई, बाकी दूसरी प्लांटेशन में हो सकती है, इन सब में हो सकती है जो यहां ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, हरे रंग की ब्रैकेट यहां तक, यहां से शुरू थी। एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती, लेकिन इन सब में हो सकती है, प्लांटेशन में, चाय को छोड़ के दूसरों में हो सकती है। फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में नहीं हो सकती। ये क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने तुम्हें कुछ काम दिया, तुमने किसी और को दे दिया, चल जाएगा। गवर्नमेंट ने तुम्हें कुछ काम दिया, तुमने किसी फॉरेनर को दे दिया, नहीं चलेगा। तुम डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी सोसाइटी को बनाने का या इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर सिगार, सिगरेट, चीरूट्स, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, इसमें कोई बाहर का बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ लो एक बारी, पढ़ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ भाई 4-5 एग्जांपल दे देगा, बताओ किसमें इन्वेस्टमेंट एफडीआई अलाउड है, किसमें नहीं है, वहां से तुम्हें छांटना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यार ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब कोई फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, इनका काम ही ये होता है कि हमारे देश में किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, डिबेंचर खरीद लो, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें ओनरशिप ले लो, और ये बार बार अपनी ओनरशिप को बदलते रहते हैं। बेसिकली जब डाउनफॉल चल रहा होता है ना इकोनॉमी का, ये बहुत सारा पैसा लगा देते हैं किसी भी कंट्री में, ऐसा होता है बेसिकली। तो यहां पर एक ब्लैक रॉक का नाम लिया जाएगा, रॉक ब्लैक है, ब्लैक रॉक है, ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बड़े मोटे मोटे पैसे रखते हैं, ये इक्विटी परचेज करने में ध्यान रखते हैं। जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, मतलब ब्रांच नहीं खोल रहे, शेयर मार्केट में लगा रहे पैसा, उनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लास्ट टॉपिक चल रहा है चैप्टर का, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, और आपने एमसीक्यू में स्कोर कितना किया कमेंट सेक्शन में बताना। 10 एमसीक्यू कराऊंगा। और ये लिखा है कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रोड, इंडिया भी अब्रोड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ओएफडीआई एग्जांपल इसके दिए हुए हैं। आपको बताता हूं, सन फार्मा ने चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सन फार्मा दवाई बनाने की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। प्रिया विलेज रोड शो है, सुना था कभी इसकी फुल फॉर्म? पीवीआर सिनेमा थिएटर जिसके चलते हैं, इन्हें श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी विदेशों में भी हमारी कंट्री इन्वेस्ट करती है। कमेंट सेक्शन में तुम बताओगे एयरटेल ने कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये आपका काम है, कुछ तो गूगल सर्च करके मेहनत करके बताओ भाई। नहीं, अब दोस्तों आपके सामने पेश किया गया है एमसीक्यू, ठीक है। पहला हरे रंग से करेंगे इसको या किसी और कलर से, इससे कर लेते हैं। हाँ, पहला फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू, फिस्कल पॉलिसी इन चारों में से किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, या ए एंड बी दोनों, या मनी एंड क्रेडिट, चारों में से किससे रिलेटेड है? मैंने पढ़ के बता दिया, वीडियो पॉज कर लो और कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। मैं तो बता रहा हूं भाई, सरकारी खर्चे से भी है और टैक्स से भी है, टैक्स रेवेन्यू होता है, तो ये सी आंसर होगा, सी दोनों का आंसर होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का, मैंने बताया 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो लिखा है फाइंड आउट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा मिलता जुलता नहीं है, कौन सा अजीब है, ये बताना आपको। आप वीडियो पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, मैं तो बता रहा हूं हैंड टू हैंड। एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, चारों में से ऑड कौन सा है बता देता हूं। ये तीनों की तीनों पॉलिसी है ना सेक्टोरल मैनेजमेंट में आ रही है, जहां से मैं बोल भी रहा था क्वेश्चन आएगा, सेक्टोरल मैनेजमेंट में। अब ये अकेली मैक्रो की है, इसमें फिस्कल पॉलिसी भी होती है हालांकि, तो ये ऑड है, इसके साथ जाएंगे।
ये सही आंसर है भाई। अगले पे आ जाओ। देखो, आफ्टर आजादी यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू द फर्स्ट 3-4 डिकेड्स, मतलब 30-40 साल आजादी के बाद, द इकोनॉमिक सिस्टम प्रीवेलेंट इन द इंडिया मे बी रिगार्डेड एज, आजादी के 30-40 साल तक जो भी हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था उसको क्या कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। कैपिटलिस्टिक, ऐसा सिस्टम होता है जहां पर अमेरिका टाइप, मतलब अमेरिका टाइप कंट्री है जहां पर मार्केट की ज्यादा चलती है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में गवर्नमेंट की नहीं चलती। सोशलिस्टिक, चाइना या रशिया टाइप, जहां पर गवर्नमेंट की ज्यादा चलती है, मार्केट की नहीं चलती। मिक्स्ड, मतलब गवर्नमेंट मार्केट दोनों मिलकर चल रहे हैं। कॉलोनियल, मतलब ब्रिटिश राज टाइप। तो चारों में से कौन सा था? वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में तुम बताओ, मैं हाथ के हाथ बता रहा हूं भाई। तब से लेके आज तक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही है हमारे देश में, तो ठीक है। हाँ, दोनों की मिलके चलती है। पहले पब्लिक सेक्टर की ज्यादा चल रही थी, लेकिन चल तो मिलके ही रही थी ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी या पॉलिसीज परटेन टू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इनमें से मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का कौन सी पॉलिसी हिस्सा है? तो फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कुछ होती है क्या? ऑप्शन में तो है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ए एंड सी कुछ मिला के। भाई वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में तुम आंसर बताओ, मैं यहां हैंड टू हैंड बता रहा हूं। फिजिकल पॉलिसी मैक्रो का है और मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो का है, दोनों ही है। तो डी पे लिखा है ए और सी, तो डी के साथ जाएंगे भाई। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, 10 कराऊंगा। 5वें नंबर पे ये रहा क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन से बताया था क्वेश्चन, वहां से आना है। द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स द मैनेजमेंट ऑफ इट फुली और पार्टली इज नोन एज, यानी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में ऐसा काम कर रही है कि होल्ड तो गवर्नमेंट का है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कुछ काम दे देती है मैनेजमेंट या रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का। कभी थोड़ा बहुत, कभी पूरा। थोड़ा बहुत मतलब पार्शियली, पार्टली, और पूरा मतलब फुली। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं जिसमें लाइन बोली जाती है? डिसइन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। चारों में से कोई एक आंसर है, वीडियो पोस्ट करके आप कमेंट में आंसर बता दो। मैं अभी हैंड टू हैंड बता रहा हूं। एंड टू एंड भी क्या, ये चीज मैं तुम्हारे लिए बचा के रखता हूं, तुम बताओगे जरा, ठीक है। वैसे आपको मतलब थोड़ी देर बताता हूं। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का हिस्सा 50% से कम बेचती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डीरेगुलेशन का मतलब होता है सरकार प्राइवेट सेक्टर को कुछ एक पोर्शन दे रही है, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब होता है, सॉरी, डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने खोल दिए रास्ते, प्राइवेट सेक्टर तुम भी काम कर लो। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हाँ, काम प्राइवेट सेक्टर को देना। जैसे कि मेरे इलाके के अंदर गवर्नमेंट का ही है पूरे इंडिया में बिजली के ऊपर ओनरशिप, तो इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन टाटा पावर सप्लाई कर रहा है। जैसे स्कूल पे कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है, मतलब एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डेलीगेशन है। तो कंफ्यूजन आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डीरेगुलेशन में होनी चाहिए। इसको मैं क्लियर नहीं करूंगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, कुछ काम आपके लिए। 6 नंबर पे आपके लिए क्वेश्चन पेश किया जाता है। तो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फैसिलिटेटिव डेवलपमेंटल पॉलिसीज। यार फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिसी थी ना, तो उसमें से कौन इनका एट्रीब्यूट नहीं है? आपको 4 पॉलिसी बताई थी गवर्नमेंट की जो होती है, उसमें लास्ट वाली जहां पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की थी, लास्ट वाली 4थे नंबर पे, उसके बारे में बात की जा रही है। फैसिलिटेटिव मतलब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर। तुम्हें याद दिला देता हूं भाई, रेगुलेटरी भी थी, रेस्ट्रिक्टिव भी थी, है ना, ये रही प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, और 4थे नंबर की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 आपका, हाँ ठीक है ना। तो कौन सा उसकी एट्रीब्यूट है? बेसिकली पहला, लिफ्टिंग ऑफ कर्ब्स ऑन बिजनेस, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए वैसे। क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव कंडीशंस, कंड्यूसिव मतलब बिजनेस को ग्रो करने में जो चीज हेल्प करती है। इंपोजिशन ऑफ क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स, चारों में से एक आंसर है। फटाक से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे आप, मैं बताता हूं। क्लियरेंस और अप्रूवल इसका हिस्सा नहीं है, नहीं है। डी होना चाहिए इसका आंसर। ये तो बात ही नहीं की, जो हमने बात नहीं की तो है ही नहीं। 7, सेबी, आरबीआई और आईआरडीए क्या है? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन है, या गोल सेटिंग बॉडीज है? सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तुम्हें तो बताइए, वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर देना है। और दोस्तों रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है तीनों के तीनों, ए इसका आंसर है। सेबी स्टॉक मार्केट को, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम को, आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को कंट्रोल करता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। ब्लैक रॉक
दिया था मैंने एग्जांपल, इन्वेस्टेड $30 million एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, दिस में बी अ केस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है शेयर में इन्वेस्टमेंट। ये मान लो आप, ये किस चीज का केस है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, एफडीआई, एफआईआई लिख दो, इसमें इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है चलो कोई नहीं लिख दो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट चल जाएगा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एनआरआई इन्वेस्टमेंट। आंसर बताता हूं, ये दोनों तो उल्लू बनाने के लिए दिए होंगे। अब कोई ब्रांच खोलेगा कंपनी की तो ये होता, लेकिन यहाँ तो शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये है बी, ब्लैक रॉक। इंपॉर्टेंट है ये चीज तो बनती है। 9th नंबर का, एफडीआई इन सेक्टर्स और एक्टिविटीज, किसी में भी एफडीआई करी हो, विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ईदर ऑफ द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज। भाई किसी सेक्टर में तुम्हें इन्वेस्ट करना है, मतलब किसी बंदे को हमारे देश में इन्वेस्ट करना है और उसके लिए गवर्नमेंट या आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो ऐसा रूट कौन सा रूट होता है, ग्रीन चैनल, प्रायोरिटी रूट, नॉन कमर्शियल रूट या ऑटोमेटिक रूट, आपको बताना है कमेंट सेक्शन। अब बच्चों को पता है 2 ही रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है, ऑटोमेटिक रूट मतलब किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो डी इज द आंसर इन दिस केस। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश किया जाता है 10वें नंबर का, और इसके बाद आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताओगे कि आपने 9 क्वेश्चन, एक तो मैंने बताया आपको, अच्छा वो भी ठीक हो तो 10 में से आप अपना स्कोर बताओगे, मतलब एक का तो मैंने बोला आपको कि कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताना, आपको गूगल भी तो करोगे तुम, इससे मुझे तुम्हारी मेहनत भी तो पता लगती है। द मेथड ऑफ एफडीआई अदर देन ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड, ऑटोमेटिक रूट के अलावा कौन सा मेथड ऑफ एफडीआई होता है हमारे देश के अंदर, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। एनआरआई रूट नहीं, गवर्नमेंट रूट, इंस्टीट्यूशनल रूट, प्रायोरिटी रूट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में खटाक से बता देंगे। एबीसीडी लिख के क्वेश्चन नंबर 10 के सामने लिखो एबीसीडी, फिर वीडियो पॉज कर लो। हाँ जी, तो गवर्नमेंट रूट इसका आंसर है, बी के साथ जाएंगे। दोस्तों यहां पर क्या है ना कि आपको बीसी के पढ़नी है ऐसे शॉर्ट में, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो टाइम नहीं है, देख रहे हो ना एंड का टाइम आ चुका है, तो अब आपको इसी तरीके से पढ़नी है, तभी आपका काम बनेगा। अब इसके अलावा फिर आपको वो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।